सकते हैं। तो चलिए संगत जी सत्संग शुरू करते हैं। संगत जी आज का सत्संग जो हम सुनने जा रहे हैं वो गुरु जी की प्यारी और पुरानी संगत प्रदीप गोयल अंकल का सुनेंगे। जय गुरु जी, सारी संगत को जय गुरु जी। संगत जी गुरु जी के पास मेरा जाना हुआ 2000 फरवरी में, और ये भी मुझे गुरु जी ने खुद बुलाया था। और संगत जी मैंने वहाँ जाकर के महसूस किया है, देखा है कि गुरु जी जिसको बुलाते थे वही गुरु जी के दरबार में जा पाता था। अगर गुरु जी की मर्जी ना हो, गुरु जी की आज्ञा ना हो, तो कोई व्यक्ति वहाँ जाके दोबारा भी नहीं जा पाता था। तो सब गुरु जी की कृपा से वहाँ पर दर्शन होते थे। अब मेरे एक अंकल आए चंडीगढ़ से, मिस्टर आरपी जोशी, मेरे फादर के फ्रेंड थे। वो दिल्ली आए, आकर मुझसे मिले, वो हमारे घर आए, बैठे और बातों में गुरु जी का जिक्र निकला। और उन्होंने अपनी पॉकेट से गुरु जी का स्वरूप निकाला और कहा कि बेटा प्रदीप, आप गुरु जी के यहाँ पर जरूर होकर आना। और कहा कि मेहरौली में गुरु जी का दरबार लगता है, वहाँ बहुत संगत आती है, वहाँ पर गुरु जी का दर्शन करके आओ और वहाँ गुरु जी की ब्लेसिंग सबको मिलती है। और संगत जी मैंने उनकी बात को इतना सीरियसली नहीं लिया। अब थोड़ी दिनों बाद वो अंकल दोबारा आए घर पे और फिर बातचीत हुई तो उन्होंने मुझसे पूछा कि प्रदीप तुम जाकर आए गुरु जी के यहाँ या नहीं। तो मैंने कहा कि नहीं अंकल, मैं गुरु जी के यहाँ नहीं गया। और फिर संगत जी इस बीच मेरे एक रिलेटिव को कोई प्रॉब्लम हुई तो मैंने उन्हें कहा कि मैं आपको गुरु जी के यहाँ लेकर चलता हूँ। मैंने सुना है वहाँ सबको ब्लेसिंग्स मिलती है, वहाँ सबका उद्धार होता है, सबके रुके काम बनते हैं। और वहाँ दरबार में गया, गुरु जी के चरण स्पर्श किए और जाते ही जब चरण स्पर्श किए तो गुरु जी ने मुझे कहा कि तेरा एडमिशन कर देता। गुरु जी ने फिर आगे मुझे कहा कि यहाँ आंधे रहो। अब गुरु जी ने एडमिशन कर दिया था तो गुरु जी से ऐसी लगन लगी कि आज तक मैं गुरु जी के यहाँ जाता हूँ और लगातार 2000 से गुरु जी के पास जाते रहे, दर्शन करते रहे, उनकी ब्लेसिंग्स लेते रहे। बहुत आनंद आता था। गुरु जी के अंदर से एक फ्रेग्रेंस थी, खुशबू थी। गुरु जी शिव रूप थे। गुरु जी कोई साधारण मनुष्य नहीं थे, गुरु जी शिव का रूप थे, गुरु जी साक्षात भगवान है। और जब गुरु जी चलते थे संगत जी तो उनके अंदर की जो फ्रेग्रेंस थी वो ऐसी फैल जाया करती थी जैसा लगता था कि बहुत सारी इत्र की शीशी खुल गई हो। और वो कोई इत्र नहीं था, वो कोई इत्र की खुशबू नहीं थी, वो गुरुजी की एक रूहानी खुशबू थी जो गुरुजी के अंदर से ही आती थी। ऐसे हमने गुरुजी के दरबार में बहुत चमत्कार देखे। एक दिन हम गुरुजी के दरबार में बैठे हुए थे तो हमने देखा कि गुरुजी ने दरबार में बैठे बैठे अपने सर पे एक चुन्नी जैसा कपड़ा बांधा अपने सर पे। हम सोच में पड़ गए कि क्या बात है, आज गुरुजी की सर में दर्द हो रहा है क्या, ये गुरुजी कपड़ा क्यों बांध रहे हैं। अब संगत जी मेरी आंखों देखा हाल है, गुरुजी ने अपना हाथ ऊपर किया और मैंने देखते ही देखते गुरुजी के हाथ में करीब 2 से 3 किलो का प्रसाद का गोला उनके हाथ में आ गया। और हमें बहुत आश्चर्य हुआ, हम सोच में पड़ गए कि ये क्या चीज है। वहीं पर अरुण शौरी जी, मेनका गांधी सब वहीं बैठा करते थे। बड़े बड़े इंटेलेक्चुअल पर्संस, बुद्धिजीवी, बहुत सारे ब्यूरोक्रेट्स वहीं बैठा करते थे। बड़े बड़े डॉक्टर्स, मिनिस्टर्स, सब कुछ गुरुजी के दरबार में ही होते थे। और वो प्रसाद गुरुजी ने अरुण शौरी जी को दिया और कहा कि ऊपर से प्रसाद लेकर आया हूँ ब्रह्मा जी से, ये सारी संगत को बांट दो। और संगत जी वो प्रसाद हमें भी नसीब हुआ, हमने भी ग्रहण किया और उस प्रसाद से बड़ा हमारा बेड़ा पार हुआ। और देख के मन बहुत खुश हुआ कि जो कर रहे हैं गुरुजी बहुत अच्छा कर रहे हैं। एक बार संगत जी दरबार में हमने देखा कि गुरुजी की आंख से एक रोशनी निकली और वो रोशनी इतनी तेज थी जैसे 11,000 वोल्ट की कोई रोशनी निकली हो। और जब वो रोशनी मेरे ऊपर पड़ी तो मैंने उस रोशनी को देखा और वो अंदर तक रोशनी गई और उसका अनुभव संगत जी मैं अपने शब्दों में बयान नहीं कर सकता। और ऐसे गुरुजी हमें कई सारे चमत्कार दिखाते रहते थे और बहुत जगह के कार्ड, इन्विटेशन गुरुजी हमें कई जगहों पर अपने साथ ले जाया करते थे। और गुरुजी अक्सर मुझे बोला करते थे, पंजाबी में बोला करते थे कि तू अपने सभी रिश्तेदारों को, अपने दोस्तों को यहाँ ले आ, मैं सबको ब्लेस करूंगा और ब्लेस करवा ले, फिर मैं चला जाऊंगा। तो हमें लगा कि गुरुजी जलंधर चले जाते थे, चंडीगढ़ चले जाया करते थे, तो हमें लगा कि गुरुजी वहां जाने की बात कर रहे हैं। लेकिन संगत जी हमें ये ध्यान नहीं था कि गुरुजी को तो चोला छोड़ देना है, वो समाधि ले लेंगे। और गुरुजी ने इंडिकेशन दे दिया था कि मैं चले जाना है, तो सबने लिया, ब्लेस करवा ले। मेरे साथ बहुत सारे साथी लोग गए, बहुत फ्रेंड्स गए, सबको ब्लेस भी किया गुरुजी ने। और इसमें कोई दो राय नहीं है कि गुरुजी की असीम कृपा सब पर बरसी है। संगत जी 2001-2002 की बात है, मेरी डॉटर बहुत छोटी थी, वो 15-16 साल की ही थी। और संगत जी उसके पेट में बहुत दर्द रहता था। हमने बहुत सारे डॉक्टर्स को दिखाया, अल्ट्रासाउंड करवाया, लेकिन वो दर्द नहीं जा रहा था। और बस उसने गुरुजी के यहाँ दरबार में जाके एक ही लंगर किया और दोबारा वो पेट का दर्द उसको कभी नहीं हुआ। इसको आप क्या कहोगे संगत जी, बहुत बड़ी कृपा है ये गुरुजी की। और गुरुजी अक्सर कहा करते थे कि मेरे यहाँ आते हो तो लंगर चख लिया करो, लंगर प्रसाद ग्रहण कर लिया करो, जो शक्ति है वो डिवाइन शक्ति इसी में है। एक बार संगत जी हम लोग मॉर्निंग वॉक कर रहे थे तो मेरे पास कौन बनेगा करोड़पति से फोन आता है। तो उन्होंने कहा कि हम कौन बनेगा करोड़पति से बोल रहे हैं और शाम को हम दोबारा फोन करेंगे, आपको अमिताभ बच्चन जी से बात करने का मौका मिलेगा।
और फिर उन्होंने कहा कि 10 लोगों में से वो किसी एक को फोन करेंगे और जिसको भी वो फोन करेंगे उनको केबीसी के लिए चुना जाएगा। तो मैंने कहा कि आप मजाक कर रहे हो क्या? तो कहते हैं कि नहीं नहीं, हम सीरियसली वहीं से बात कर रहे हैं। अब संगत जी शाम को उनको 6:30 बजे फोन करना था। 6:30 हो गए, 6:35 हो गए, 6:40 हो गए और उनका फोन नहीं बजा। और मुझे लगा कि भाई अपना तो नाम कट गया लिस्ट में से। तो मैंने गुरुजी महाराज का स्वरूप रखा, फोटो रखा और मैंने कहा कि गुरुजी महाराज फोन तो करवा दो। और उतनी देर में वहां से फोन आ गया और वहां से आवाज आई कि अभी थोड़ी देर में आपसे अमिताभ बच्चन जी बात करेंगे। और उनसे बात की और बात करने में बड़ा आनंद रहा और उस टाइम पे गुरुजी ने हमें इनाम भी दिलवाया। तो संगत जी ऐसे छोटे छोटे बड़े बड़े गुरुजी ऐसी चमत्कार दिखाते रहे। एक बार संगत जी मेरे बेटे अभिनव ने मुझसे कहा कि रात में गुरुजी सपने में आए और उसने कहा कि उन्होंने छत पर हेलीकॉप्टर उतार दिया और गुरुजी मुझसे कहते हैं कि बैठ, मैं तुझे सैर करा के लाता हूँ। तो उसने सुबह मुझे सपना सुनाया और शाम को हम गुरुजी के दरबार में गए। और जैसे हम दरबार में गए, गुरुजी मेरे बेटे को कहते हैं कि शाम को तुझे मैंने हेलीकॉप्टर में सैर करवाई, कैसी रही? इसको आप क्या कहोगे संगत जी? गुरुजी सब कुछ जानते थे और कई बार जो संगत नई नई आती थी दरबार में तो सीधे ही गुरुजी उनको अपने नाम से बुला लिया करते थे और लोग इतने हैरान होते थे कि हम गुरुजी के यहाँ पहली बार दरबार में आए हैं, गुरुजी को हमारा नाम कैसे पता? तो संगत जी गुरुजी सब कुछ पढ़ लिया करते थे जो भी संगत अंदर आती थी। और गुरुजी ने एक बात और कही थी कि जन्म पत्रिकाओं पर विश्वास नहीं करना। और मुझे बेटी का रिश्ता करना था तो मैं गुरुजी के दरबार में गया और मैंने कहा कि गुरुजी ये 2 बायोडेटा लेकर आया हूँ। तो मैंने कहा कि 2 लड़के हैं, आप देख लीजिए। तो गुरुजी कहते कि मैं ब्लेस कर देता, जा देखो जिससे करनी तू कर दे। और गुरुजी ने मुझे कहा कि ये लोग जन्म पत्रिका मिलाते रहते, अपने को टाइम वेस्ट नहीं करना है, तुमको जिस लड़के से शादी करनी कर दो। शिवरात्रि का दिन था, बड़े मंदिर में प्रोग्राम चल रहा था और बहुत बहुत हजारों में संगत आई थी और मैं भी लाइन में लगा हुआ था। और दूर से गुरुजी ने मुझे देखा और अपने पास बुला लिया। तो मैंने कहा कि जी गुरुजी महाराज। तो गुरुजी ने मुझसे पूछा कि कुड़ी का रिश्ता कर दी था? तो मैंने कहा गुरुजी अभी तो नहीं किया मैंने। तो गुरुजी ने कहा कि जा अब कर दे। फिर मैंने कहा जय गुरुजी। और संगत जी आप देखिए इतनी सारी संगत वहाँ आया करती थी और गुरुजी हर संगत की बात को ध्यान रखते थे। गुरुजी अपने भक्तों का बहुत ध्यान रखते थे, बहुत कृपा करते थे और कई बार तो हमें पता भी नहीं चलता था कि गुरुजी की कब ब्लेसिंग्स हमें मिल गई है। और ऐसे ही गुरुजी के साथ जीवन चलता रहा और बहुत गुरुजी के साथ हम लोग गए, कभी मेरठ, कभी जालंधर, कभी चंडीगढ़। और संगत जी आपको बताऊं कि बड़े बड़े हॉस्पिटल्स के डॉक्टर्स गुरुजी के दरबार में बैठा करते थे। तो गुरुजी बोला करते थे कि चलो चलो अपोलो वाले चलो, नोएडा वाले चलो। और संगत जी दरबार में जो डॉक्टर आते हैं, जब उन्हें ये पता चलता था कि जिस पेशेंट की जान जाने वाली है और उस पेशेंट को गुरुजी ने ब्लेस कर दिया है तो उस पेशेंट की मेडिकल रिपोर्ट ही सारी बदल जाया करती थी। तो ऐसी असीम कृपा गुरुजी की है, ऐसी गुरुजी की बहुत कृपा हुई है। गुरुजी महापुरुष है, साक्षात परमेश्वर है, वो शिव रूप में है, महाशिव रूप में है। और अगर जो कुछ भी बताने में मुझसे कुछ भी गलती हो गई हो तो गुरुजी क्षमा करना। मैं सभी संगत से प्रार्थना करता हूँ कि गुरुजी के ध्यान में रहो, गुरुजी का ध्यान करते रहो, बड़े मंदिर आते रहो, सब कल्याण होगा, गुरुजी सबका कल्याण करेंगे। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी अगला सत्संग हम गुरुजी की ही प्यारी और पुरानी संगत जूही जैन आंटी का है। जय गुरुजी, सारी संगत को जय गुरुजी। और गुरुजी महाराज का बहुत बहुत शुक्राना कि मुझे अपना सत्संग शेयर करने का मौका मिल रहा है। गुरुजी के साथ मेरी जर्नी सितंबर 1999 में स्टार्ट हुई थी। मेरे हस्बैंड पहले से ही दिल्ली में रहते थे और मैं बच्चों के साथ सारंगपुर में रहती थी। अब संगत जी बीच में बच्चों की छुट्टियां पड़ी तो मैंने सोचा कि मैं भी दिल्ली आ जाती हूँ और बच्चों को वहीं सारंगपुर में छोड़कर 2-3 दिन के लिए मैं दिल्ली आ गई। अब जब मैं दिल्ली आई तो हमारी यहाँ पर एक फ्रेंड है दर्शन आंटी, मेरा उनसे मिलने का मन था। और जब मैंने उन्हें फोन किया तो उन्होंने मुझे कहा कि मैं गुरुजी के यहाँ जा रही हूँ और तुम लोग भी गुरुजी के यहाँ जाओ। तो मैंने सोचा कि दर्शन आंटी इतना गुरुजी के बारे में बात करती है तो हम गुरुजी से भी मिल लेंगे और वहीं पर दर्शन आंटी से भी मिल लेंगे। उस टाइम पे संगत जी मेरे हाथों के जो जॉइंट्स थे उनमें बहुत पेन रहता था, उनमें बहुत स्वेलिंग रहती थी और मैं कुछ भी काम नहीं कर सकती थी। इवन रात को भी मुझे रिस्ट बैंड बांध करके सोना पड़ता था। हम लोग एम्पायर स्टेट गए, दर्शन से मिले और हम लोग सब अंदर गुरुजी के दरबार में गए और वहाँ बहुत ही कम संगत बैठी हुई थी। और गुरुजी ने बहुत सुंदर सा ब्लैक और रेड कलर का चोला पहना हुआ था, उनके पैरों में स्पोर्ट शूज थे और पास में एक फोन भी रखा हुआ था। और उन्हें देखकर मुझे लगा कि अरे ये तो शान पिक्चर में जो शाकाल है वैसे लग रहे हैं। गुरुजी ने मुझे सबसे आगे बिठाया और मेरा नाम पूछा और फिर गुरुजी ने मुझे कहा जूही आंटी
आंटी दिल्ली आ जाओ और आप आया करो। बस संगत जी इतनी ही मेरी गुरुजी के साथ बात हुई और फिर जैसे जैसे हमें दर्शन आंटी ने बताया हमने लंगर किया, हम हाथ धो के वापस दरबार में आए, गुरुजी से आज्ञा लेके घर आ गए। अब रात को सोई और जब मैं सुबह उठी संगत जी तो मेरे जॉइंट पेन्स में जो दर्द था वो नहीं रहा और मुझे खांसी भी थी वो भी नहीं थी। और मैंने दर्शन आंटी को इसके बारे में बताया तो उन्होंने कुछ भी नहीं कहा, वो बस सिर्फ हंसी। और बस संगत जी ये सब चलता रहा और मैं वापस सारंगपुर पहुंच गई। फिर एक दिन अचानक 11 दिसंबर 1999 में ही मेरे हस्बैंड का मेरे पास फोन आया और कहते हैं कि हम लोग दिल्ली शिफ्ट हो रहे हैं और मैंने नोएडा में मकान ले लिया है, तुम बच्चों को लेके दिल्ली आ जाओ। और संगत जी मैंने कार में सामान डाला, जितना हम ले सकते थे वो सामान लिया, बाकी सामान वहीं छोड़ दिया और हम लोग सारंगपुर से दिल्ली आ गए। नोएडा में हम लोगों ने घर लिया था, हम लोग वहाँ शिफ्ट हो गए और पता नहीं कैसे हम गुरुजी से जुड़ते चले गए और हम गुरुजी के दरबार में जाते रहे। और संगत जी तब तक मेरे बच्चों का एडमिशन नहीं हुआ था और मेरी बच्ची को मैं 20 सेशन में से निकाल कर लेकर आई थी। तो हमने डीपीएस के पास ही अपना घर लिया था, तो मैंने सोचा था कि डीपीएस में ही हम इसको एडमिशन करवा देंगे। लेकिन संगत जी बहुत मुश्किल था वहाँ एडमिशन करवाना, बच्चों को कम्यूट ना करना पड़े, इसलिए सोचा कि बच्चों के स्कूल के पास ही घर ले लेते हैं। संगत जी 3-4 महीने बीत गए और इस बीच हम गुरुजी के पास जाते रहे, लेकिन हमारे मन में कभी ये विचार आया ही नहीं कि हम गुरुजी से कुछ मांग लें या गुरुजी को अपनी कोई बात बता दें। कभी ये सब मन में आया ही नहीं, बस हम जाते रहे गुरुजी के पास। जब डीपीएस के फॉर्म वगैरह निकले तो उन्होंने कहा कि भैया मिड सेशन में तो कोई एडमिशन होते ही नहीं है। अब चूंकि मेरी बच्ची ऑलरेडी क्लास 2 से वहां से सारंगपुर से आई थी तो स्कूल वालों ने कहा कि क्लास 3 के लिए तो अभी ऐसी कोई वैकेंसी है नहीं और कोई बीच में एडमिशन्स भी नहीं होते, अगर इनकेस कोई सीट खाली होती है तो हम आपको बताएंगे। अब संगत जी मैं आपको बताऊं, उस साल क्लास 3 के लिए सिर्फ 3 सीट थी और बच्चे बहुत सारे थे, लगभग 24 से 25 बच्चे थे। गुरुजी का नाम लेकर हमने फॉर्म के लिए रिक्वेस्ट किया और हमें फॉर्म मिल गया और हमने वो फॉर्म फिल करके सबमिट कर दिया। और उसके बाद बच्चे का एंट्रेंस एग्जाम हुआ और उन 3 सीट में से 1 सीट मेरी बच्ची को मिल गई। और संगत जी ये तो मेरी छोटी वाली बेटी की एडमिशन की बात रही। मेरी जो बड़ी बेटी थी वो ऑलरेडी वैलम में बोर्डिंग हाउस में थी, हमने वैलम से बोर्डिंग हाउस से उसे निकाल दिया और हमने उसे भी दिल्ली बुला लिया। और संगत जी गुरुजी की कृपा से कोई भी दिक्कत उसकी एडमिशन में भी नहीं आई। और संगत जी हमने तो सुन रखा था दिल्ली में बहुत मुश्किल होता है एडमिशन करवाना बच्चों का, बहुत डोनेशन लगता है, बहुत डिफिकल्टीज होती है, लेकिन गुरुजी की कृपा से हमें ऐसा कुछ भी फेस नहीं करना पड़ा। दोनों ही बच्चों का बहुत ही स्मूथली एडमिशन हो गया। उसके बाद 2001 में हम लोगों ने अपनी नई गाड़ी खरीदी क्वालिस। और संगत जी जब गाड़ी आई हमारे घर में क्वालिस तो हमने सोचा कि एक ट्रिप पर जाया जाए, तो हमने अपने फ्रेंड के साथ एक प्रोग्राम बना लिया जयपुर जाने का। सारी बुकिंग्स हो गई, सारे अरेंजमेंट्स हो गए, लेकिन संगत जी हमने ट्रिप पे जाने की जो परमिशन है, जो आज्ञा है, वो गुरुजी से नहीं ली थी। और संगत जी जाने के एक दिन पहले हमने सोचा कि कल हमें जाना है तो हम लोग एम्पायर स्टेट जाकर के गुरुजी से परमिशन आज्ञा ले लेते हैं। और जब हम दरबार में पहुंचे, इससे पहले संगत जी मैं कुछ कहती गुरुजी ने मुझे बुलाया और अपने हाथ से कार्ड दिया। सोनीपत में एक स्कूल का इनॉग्रेशन था और गुरुजी ने कहा कि कल वहां पर आना है आपको। और आकर के मैंने अपने हस्बैंड को बताया कि गुरुजी ने कार्ड दिया है और वहां आने के लिए बोला और कल तो हमें जाना भी है। तो हस्बैंड कहने लगे कि काम करो, तुम गुरुजी को जाके बताओ कि कल हम राजस्थान के लिए निकल रहे हैं, तो गुरुजी कुछ भी नहीं कहेंगे। आई सेड ओके। और मैं गुरुजी के पास गई और मैंने कहा कि गुरुजी हमारा प्रोग्राम तो फ्रेंड्स के साथ राजस्थान जाने का हुआ है और हमारी सारी बुकिंग्स हो गई हैं। और संगत जी जैसे ही मैंने ये बोला गुरुजी बहुत गुस्सा हुए और गुस्से में बोलते हैं जा फिर। और मैं दोबारा अपने हस्बैंड के पास आई और मैंने कहा कि भाई गुरुजी तो बहुत नाराज हो रहे हैं और उन्होंने मुझे ऐसा कहा है। अब संगत जी हम सारी रात सोचते रहे कि हमें क्या करना चाहिए। तो संगत जी हम थोड़ी ज्यादा स्मार्ट बन गए, हमने सोचा कि चलो पहले सोनीपत चलेंगे और फिर उसके बाद राजस्थान निकल जाएंगे। और संगत जी नेक्स्ट डे मॉर्निंग में हम लोग सब गाड़ी में बैठे, हमारी फैमिली, फ्रेंड्स की फैमिली, हम लोग सीधे सोनीपत पहुंचे, वहाँ गुरुजी के दर्शन करे। हालांकि गुरुजी गुस्से में थे और ये हमें पता चल रहा था क्योंकि गुरुजी ने हमारी तरफ देखा तक नहीं। और संगत जी हमने मन ही मन में गुरुजी से आज्ञा ली और हम राजस्थान के लिए चल पड़े। अब संगत जी वहाँ से सीधे हम जोधपुर पहुंचे। जोधपुर में हम एक मोटेल के पास हमने अपनी गाड़ी पार्क की। संगत जी हम गाड़ी में से उतर ही रहे थे और मेरे हस्बैंड उतर करके क्वालिस के पीछे जो बहुत बड़ा डोर होता है वहां पर आकर के खड़े हो गए और हमारे जो 2 बच्चे थे वो गाड़ी से उतर रहे थे। अब संगत जी कहीं से एक बस आई और रिवर्स लेते हुए उन्होंने गाड़ी को टक्कर मार दी। पता नहीं संगत जी किस तरीके से बच्चे और मेरे हस्बैंड बच गए।
गए ये सिर्फ और सिर्फ गुरुजी की कृपा थी। हम लोग बहुत परेशान हुए, हमने गाड़ी ठीक करवाई, हमें 2-3 दिन जोधपुर में रुकना पड़ा। अब संगत जी हमने अपनी गाड़ी पूरी तरीके से ठीक करवा ली और वहां से हम लोग उदयपुर के लिए निकल गए। अब संगत जी जैसे ही हम उदयपुर में एंटर होने ही वाले थे, जो हमारे फ्रेंड थे उन्हें बहुत सीवियर चेस्ट पेन होने लगा। ऐसा लग रहा था जैसे उन्हें हार्ट अटैक आया हो। इसके पहले संगत जी हमें कुछ भी समझ में आता, हमने देखा कि हमारे सामने एक हॉस्पिटल है, हम उन्हें वहां ले गए और जो भी ट्रीटमेंट दिया जाता है वो उन्हें दिया गया। हालांकि उन्हें हार्ट अटैक नहीं हुआ था, पर हार्ट में दर्द होने की वजह से उन्हें जो भी इमरजेंसी ट्रीटमेंट दिया वो हार्ट से रिलेटेड दिया गया। अब यहाँ पर भी संगत जी हमें गुरुजी ने बहुत बहुत बचाया। अब संगत जी हम लोग उदयपुर भी 2-3 दिन रुके और उसके बाद संगत जी हम लोग जैसलमेर गए। अब संगत जी जैसलमेर में घूमकर हम लोग लौट ही रहे थे कि हमारी गाड़ी की जो पहिए हैं वो रेत में धंस गए। और संगत जी जितना हम गाड़ी को चलाते वो पहिए उतने ज्यादा रेत में धंसते चले जाते। और संगत जी सुनसान सड़कें थी, हालांकि सड़कें बहुत अच्छी थी, लेकिन दोपहर का टाइम था, वहाँ कोई भी नहीं था और बहुत गर्मी थी। हम लोग बहुत परेशान हुए, हम लोग तरीका खोजने लगे कि किस प्रकार से इसको निकाले, कोई ना कोई तो तरीका होता होगा। हम लोग बहुत मशक्कत करते रहे, हमने गुरुजी का नाम लिया और तभी हमें एक जीप में 3-4 लोग जो लोकल के ही थे हमें आते हुए दिखाई दिए। उन लोगों ने गाड़ी को रोका और हमसे पूछा और उन्होंने जब गाड़ी को देखा तो उन्हें सब समझ में आ गया। और संगत जी वो लोग लोकल के थे, उन्हें ट्रिक पता थी। उन्होंने लकड़ी का एक डंडा सा कुछ लिया, रेत में डाला और कुछ उन्होंने प्रेशर किया और गाड़ी को बाहर निकाल दिया। उन्हें ट्रिक पता थी। अब तक संगत जी हमें समझ में आ चुका था कि गुरुजी हमें क्यों मना कर रहे थे। और संगत जी हमने अपनी नासमझी में गुरुजी की आज्ञा की अवहेलना की और इस ट्रिप को कंप्लीट करने की कोशिश की। अब संगत जी वहां से चलकर हम बीकानेर रुके। बीकानेर में हम लोग एक बहुत सुंदर 5 स्टार होटल में ठहरे, आराम से खाना वाना खाया, घूमे, सब कुछ किया, रात में सोए। अगले दिन सुबह हमें पता चला संगत जी कि उस होटल के एक पूरे पोर्शन में आग लग चुकी थी और हम लोग सोते ही रहे। हम जिस विंग में हमारा रूम था उस विंग में आग नहीं लगी थी, दूसरे विंग में आग लगी थी और उस विंग को पूरा खाली करा लिया था। सीधा ही संगत जी बीकानेर से हम दिल्ली आए तो आते ही हम गुरुजी के पास गए और संगत जी गुरुजी बहुत नाराज थे। उन्होंने मेरे हस्बैंड को अंदर नहीं आने दिया और कहा तुम बाहर बैठो, और गुरुजी ने मुझे कहा कि तुम अंदर बैठ सकती हो। अब संगत जी ये सिलसिला चलता रहा। हम जाते गुरुजी के दरबार में, मेरे हस्बैंड को गुरुजी बाहर ही बिठाते और मुझे अंदर बिठा देते थे और मेरे हस्बैंड को वहीं बाहर ही लंगर मिलता, बाहर ही प्रसाद मिलता, लेकिन गुरुजी उन्हें अंदर मंदिर में नहीं आने देते थे। अब संगत जी इस सिलसिले को पूरा करीब करीब 1 साल हो गया। मैंने 1-2 बार गुरुजी से बात भी करनी चाहिए पर मैं कर नहीं सकी और गुरुजी ने कुछ जवाब भी नहीं दिया। अब संगत जी कुछ समय के बाद गुरुजी यहाँ दिल्ली से जलंधर चले गए थे और तब भी वो हमसे नाराज थे और हमें लगा संगत जी कि अभी तक गुरुजी हमसे नाराज हैं, हमें उन्हें खुश करना चाहिए, हमें उन्हें प्लीज करना चाहिए। तो हमने सोचा कि हमें उनके पीछे पीछे जलंधर जाना चाहिए, जबकि संगत जी उस टाइम पर दिल्ली वाली संगत को मना था जलंधर जाने के लिए। अब संगत जी हमने ट्रेन का टिकट करवाया, बच्चों को दादी के पास छोड़ा और हम लोग गुरुजी के पास जलंधर मंदिर पहुंच गए। हमने वहां पर लंगर किया और हमें वहां पर एक रात रुककर अगले दिन आना था और रात में ही 12 बजे गुरुजी ने कहा कि ये गाड़ी जा रही है दिल्ली, इसमें बैठो और वापस जाओ। अब संगत जी हमें तो लगा कि गुरुजी तो बहुत नाराज हैं, क्या करना चाहिए, परंतु गुरुजी की आज्ञा हुई है तो जाना तो पड़ेगा। और संगत जी हम लोग रात में ही दिल्ली वापस आ गए। करीब सुबह 4-4:30 बजे हम दिल्ली एंटर हो गए थे। अब संगत जी घर आकर के मेरे हस्बैंड ने सोचा कि चलो रिटर्न का टिकट कैंसिल कराते हैं और देखा तो पता चला कि हमारा जाने का टिकट ही उस दिन का था और हम उससे पहले दिन ही हुआ आए थे और किसी ने हमसे ट्रेन में चेक भी नहीं किया और हमारा रिटर्न उसके नेक्स्ट डे था। यानी हमारे आने और जाने दोनों के टिकट ऐसे एज इट इज रिजर्व थे और हमने आने और जाने दोनों टिकट्स कैंसिल कराए और ये बात गुरुजी को जरूर पता थी। तभी हमें गुरुजी ने उसी रात वापस भेज दिया। और बहुत आश्चर्य की बात संगत जी की ट्रेन में हमने अपना टिकट चेक ही नहीं करवाया और टिकट जब हमारे हाथ में था तब भी हमारा ध्यान उस टिकट की डेट पर नहीं गया। अब संगत जी गुरुजी हमसे इसी प्रकार से नाराज चलते रहे और धीरे धीरे सब चलता रहा और 2002 में आ गए। एक दिन मैंने बहुत हिम्मत से मैंने सोचा कि मैं गुरुजी से बात करूंगी और मैं गुरुजी के पास गई और मैंने कहा गुरुजी, और बस मैंने गुरुजी ही कहा और गुरुजी बहुत जोर से हंस पड़े और उन्होंने मेरे हस्बैंड को भी अंदर बुला लिया। उसके बाद संगत जी सब कुछ ठीक चलता रहा। एक दिन गुरुजी ने मेरे हस्बैंड को कहा जा तुझे ब्लेस कर देता।
संगत जी हमें समझ ही नहीं आया कि गुरुजी ने हमें किस चीज से ब्लेस किया, क्या किया। तो पता चला कि हमें थर्ड बेबी होने वाला था, हमें थर्ड चाइल्ड होने वाला था। और संगत जी उस ड्यूरेशन में मेरी तबीयत काफी काफी खराब रही। और संगत जी मैं जब भी गुरुजी के पास जाती थी दरबार में एम्पायर स्टेट में, वहाँ स्टेयर्स बनी हुई है, मैं वहीं पर बैठ करके लंगर प्रसाद लिया करती थी। और गुरुजी चलते चलते अपने रूम की तरफ जाते थे और तिरछी निगाहों से मुझे देखते थे और मेरी तबीयत उसी वक्त ठीक हो जाया करती थी। और उसके बाद मेरे 10-12 दिन बहुत अच्छे निकलते हैं। और जब भी तबीयत खराब होती मैं गुरुजी के दरबार में पहुंच जाती थी, क्योंकि संगत जी उस ड्यूरेशन में मैंने रोज आना गुरुजी के दरबार में बंद कर दिया था। और वो भी मैंने बंद किया था गुरुजी की आज्ञा से। 2003 में मेरी बिटिया हुई, सब कुछ ठीक रहा। लेकिन संगत जी जब वो 2-3 महीने की हुई तो हम उसे लेकर के गुरुजी के मंदिर में गए। उस दिन संगत जी गुरुजी ने दरबार में येलो कलर का चोला पहना हुआ था और गुरुजी उठे और मेरे पास से होकर के आगे निकल गए और थोड़ी दूर रुके और फिर से पलट करके मुझे पूछते हैं क्या नाम रखा है। तो मैंने कहा कि गुरुजी हमने इसका नाम ना आध्या रखा हुआ है। गुरुजी अपने रूम तक गए और वापस पलट कर आते हैं तो गुरुजी आकर के मुझे कहते हैं कि इसको तो महिमा कहे। मुझे समझ में नहीं आया कि इसको महिमा क्यों बोलूं। तो फिर वहां मुझे संगत ने समझाया कि गुरुजी कह रहे हैं कि इसका नाम महिमा रखो। और उस दिन से हमारी बेटी का नाम महिमा हो गया और वो हमारे लिए गुरुजी की ब्लेसिंग्स हैं। और गुरुजी के ब्लेसिंग से, गुरुजी के आशीर्वाद से दिए हुए बच्चे सभी बड़े होशियार होते हैं और वैसे ही मेरी बेटी भी है। और उसी तरीके से हम गुरुजी के पास आते रहे, हमारी जर्नी चलती रही। छोटी बिटिया की वजह से थोड़ा कम हो गया था, पर हम 10-15 दिन में गुरुजी के दरबार में पहुंच जाया करते थे। अब संगत जी उस समय गुरुजी ने बच्चों को दरबार में लाने के लिए मना कर दिया था और बस ऐसी जर्नी चलती रही। 2005 के आसपास महिमा के कान में एक इन्फेक्शन हुआ और उसके कान से पस आने लगा। और संगत जी हमने उसका बहुत इलाज कराया, बहुत सारे डॉक्टर्स के पास गए, पर तब भी हमारे मन में ये विचार नहीं आया कि हम इसे गुरुजी के पास ले जाएं। हमने उसका बहुत इलाज करवाया, दिल्ली के बाहर भी। और जब तक एंटीबायोटिक देते तब तक ठीक रहता और जैसे वो एंटीबायोटिक छूटती उसको फिर से पस आना शुरू हो जाता। एक बार 2006 की बात है, हम गुरुजी के दरबार में थे और काफी रात हो गई थी और हम लोग वहाँ अकेले बैठे थे और बहुत थोड़ी सी संगत थी। और गुरुजी ने उस दिन सफेद चोला पहना हुआ था और वो हमारे पास से निकले। तो मैंने कहा खड़े होके कि गुरुजी इसके कान में बहुत पस आ रहा है और बिल्कुल भी ठीक नहीं हो रहा है। और गुरुजी ने मुझे बड़े डांटते हुए कहा कि अपने लिए ना मांगा कर, दूसरों के लिए मांगा कर। और ऐसा कहकर गुरुजी अपने कमरे में चले गए। अब मुझे समझ में नहीं आया संगत जी कि ये क्या हुआ, मेरा बच्चा ठीक होगा या नहीं होगा। और संगत जी उसके बाद मेरी बेटी अपने आप ही ठीक हो गई। और संगत जी उस दिन के बाद से मेरी कोशिश रही कि मैं अपने लिए कभी ना कुछ मांगू, ना अपने बच्चों के लिए, ना अपनी फैमिली के लिए, क्योंकि वैसे ही गुरुजी ने तो बोल दिया था कल्याण कर देता और वैसे ही गुरुजी ने हमारी फैमिली का कल्याण कर दिया था, आशीर्वाद दे दिया था। तो मैंने सोचा कि जब गुरुजी ने ये आशीर्वाद दिया है तो हमें उन पर भरोसा रखना चाहिए कि वही सब कुछ ठीक करेंगे, वही सब कुछ कल्याण करेंगे, वही सब कुछ देखेंगे और गुरुजी ही अपने आप सब कुछ करेंगे। और अभी तक भी वही सब कुछ करते आ रहे हैं। हम उनकी शरण में हैं और उनकी निगाह हम पर है। अब संगत जी 2006 के आसपास ही मेरी छोटी बहन का जो बेटा है उसे एक प्रॉब्लम डायग्नोस हुई जिसका इलाज इतना आसान नहीं होता। दुनिया में सिर्फ 3-4 बच्चे ही ऐसे होंगे जो उस प्रॉब्लम से निकल आए हैं। फिर डरते डरते मैं गुरुजी के पास उस बच्चे की फोटो लेकर के गई और मैंने कहा कि गुरुजी इस बच्चे को ये प्रॉब्लम है। और गुरुजी ने एक बार उस फोटो को देखा और कहा ठीक हो जाएगा। और फिर मुझे कहा कि जब तू अगली बार आएगी तो तांबे की गड़वी लेकर आ। और मैं अगले दिन बाजार गई, तांबे का लोटा लेकर आई, गुरुजी के दरबार पहुंची तो गुरुजी ने कहा कि यही एम्पायर स्टेट में बाहर जाकर के इसको नमक से साफ करके लेकर आ। और जब मैं दोबारा अंदर गई लोटा लेके तो गुरुजी ने कहा कि नहीं आज नहीं, इसको शनिवार को लेकर आना। अब संगत जी शनिवार को हम दोबारा गुरुजी के दरबार में पहुंचे लोटा लेके। हमने दोबारा से लोटा साफ किया वहां पर और हम संगत में बैठे रहे और गुरुजी ने मुझे अपने आप ही बुलाया, मुझसे लोटा लिया, कुछ मंत्र बोले और उसे ब्लेस किया और कहा इस लोटे को अपनी बहन तक पहुंचा देना और कहना कि रात में जल भर कर रखे और इस जल को सुबह उसे पिला दे और बचे हुए जल से स्नान कर ले। और यकीन मानिए संगत जी गुरुजी की असीम कृपा से वो बच्चा बिल्कुल ठीक हो गया। अब तो वो काफी बड़ा हो गया है। मतलब संगत जी उसे ऐसी प्रॉब्लम थी कि उसे निकलना बहुत बहुत मुश्किल था। हम लोग गुरुजी के पास ऐसे ही जाते रहे, गुरुजी ने समाधि ले ली, उसके बाद भी हम गुरुजी के दरबार में जाते रहे। अब संगत जी 2015 और 16 में मेरी बीच वाली जो डॉटर है वो आई और कहती है कि मम्मा मेरा एक फ्रेंड है, उसकी जो मम्मा है वो कोमा में चली गई है और बहुत बहुत ज्यादा अनवेल है, ठीक नहीं है और मम्मा उनके सारे ऑर्गन्स धीरे धीरे फेल हो रहे हैं। और मेरे फ्रेंड की एक छोटी सी सिस्टर है महिमा जितनी, अगर उनकी मम्मा को कुछ हो गया तो उनका क्या होगा। और संगत जी ये बात सुनकर सडनली
मेरे मन में आया कि गुरुजी ऐसा नहीं होना चाहिए, आप प्लीज उन्हें बचा लीजिए। हालांकि संगत जी डॉक्टर ने उन्हें जवाब दे दिया था कि उनका बचना बहुत मुश्किल है। फिर संगत जी मैंने अपनी बेटी के फ्रेंड को फोन किया और कहा कि बेटा मेरे पास गुरुजी का एक स्वरूप है, पर मैं तुम्हारे पास कैसे भेजूं? तो मैंने कहा कि मैं इस स्वरूप को फोन पर भेज रही हूँ, तुम उसे डाउनलोड करवा लेना और उस स्वरूप को अपनी मम्मा की तकिए के नीचे रख देना। उसने कहा ठीक है आंटी, और उसने मेरी ये बात मानी भी। और संगत जी स्वरूप रखने के 24 घंटे के अंदर अंदर उसकी मम्मा कोमा से बाहर आ गई एंड विद इन 48 आवर्स वो ठीक होके अपने घर भी आ गई। अच्छा संगत जी मैंने बच्चों को जरूर ये कहा था कि जब तुम्हारी मम्मा ठीक होकर घर आ जाए तो एक बार बड़े मंदिर होकर आ जाना। अब संगत जी वो तो बच्चे थे, भूल गए। अब 1 महीने बाद उस बच्चे का फोन आया और कहने लगा कि आंटी मम्मा की तो फिर से तबीयत खराब होने लगी है। और एकदम से मेरे दिमाग में आया और मैंने उससे पूछा कि बेटा तुम लोग बड़े मंदिर गए थे या नहीं? तो बच्चे बोलते कि नहीं आंटी हम तो नहीं गए। तो मैंने कहा कि ठीक है एक बार तुम बड़े मंदिर हो आओ, गुरुजी का शुक्राना कराओ। अब वो मेरी डॉटर और 3-4 फ्रेंड्स इकट्ठे होकर बड़े मंदिर गए और वहाँ शुक्राना करके जब वो वापस आ गए उसके बाद से उसकी मदर बिल्कुल ठीक रही। और संगत जी आज भी उसकी मामा बिल्कुल ठीक है। एक सबसे अच्छी बात ये रही कि मेरी बेटी का जो फ्रेंड था वो बहुत ज्यादा रिस्क में था अपनी जॉब पर, और गुरुजी ने शायद उसको ब्लेस करने के लिए ही ये सब किया था। ऑल ऑफ अ सडन उसने इतनी अच्छी तरक्की की, आज वो बहुत अच्छी पोजीशन पर है। आज वो अब्रॉड में है और एक के बाद एक अचानक उसे बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज आई। संगत जी वो इतनी अच्छी जॉब पर है कि कोई इमेजिन भी नहीं कर सकता है इतनी जल्दी एट द एज ऑफ 30 कोई बच्चा इतनी प्रोग्रेस कर सकता है। और कई बार मुझे ऐसा लगता है कि गुरुजी ने उस बच्चे को ब्लेस करने के लिए ये सब किया था। इसके बाद संगत जी हम गुरुजी के घर में ही सत्संग करते रहे, बड़े मंदिर आते रहे। अब 2020 में एक बार मैं वॉक करके आई संगत जी, तो मुझे लगा कि मेरी पल्स रेट बहुत बड़ी हुई है, मुझे बहुत सफोकेशन फील होने लगा। और ये लगभग कोविड का ही समय था, ये दिसंबर 2020 की बात है। और मन में वहम आने लगा कि कहीं कोविड तो नहीं हो गया। घर में पल्स मीटर था, हमने उससे मेजरमेंट किया तो बहुत बड़ा हुआ आया था और मैं जाके लेट गई। और जब सुबह उठी तो बहुत नॉर्मल थी मैं। सुबह सबको ब्रेकफास्ट कराने के बाद सडनली पल्पिटेशन स्टार्ट हो गया और मेरी ब्रीदिंग ट्रबल फिर से शुरू हो गई। तो मेरे हस्बैंड मेरी डॉटर मुझे पास में भारद्वाज हॉस्पिटल है वहां लेकर के गए और वहां उन्होंने ईसीजी किया और ईसीजी करके उन्होंने बताया कि ये तो बहुत मैसिव हार्ट अटैक आया है। और जो कुछ भी प्राइमरी ट्रीटमेंट होता है वो उन्होंने मुझे दे दिया और उन्होंने कहा कि एक कदम भी नहीं चलना है। और उस दिन संडे था तो वहाँ डॉक्टर्स अवेलेबल नहीं थे। तो मेरे हस्बैंड ने कहा कि यहाँ पर कोई डॉक्टर्स नहीं है तो हम इसे कैलाश हॉस्पिटल में शिफ्ट कर देते हैं, क्योंकि यहाँ पे हार्ट के तो कोई स्पेशलिस्ट है ही नहीं। और वो मुझे जब लेकर कैलाश हॉस्पिटल पहुंचे तो रास्ते में मैंने उन्हें कहा कि वो जो मैं बुक पढ़ती हूँ गुरुजी की, लाइट ऑफ डिविनिटी, दिव्याभा, वो मुझे चाहिए। उन्होंने मुझे वो बुक भी ला करके दे दी। जब ये लोग मुझे हॉस्पिटल लेके जा रहे थे संगत जी, तो मैं अपने साथ गुरुजी का एक स्वरूप भी लेकर गई थी और मैंने उस स्वरूप को गुरुजी की जो लाइट ऑफ डिविनिटी बुक है उसमें रखा हुआ था। मैंने कहा कि मुझे लगता है कि मुझे कुछ होगा नहीं। फिर भी हम हॉस्पिटल पहुंचे। अब मैंने संगत जी वहां पर लाइट ऑफ डिविनिटी बुक को खोला तो उसमें एक सत्संग था जिसमें गुरुजी ने संगत को समोसे से क्योर किया था। और उस सत्संग में लिखा हुआ था कि उन संगत की पल्स रेट 180 पहुंच गई थी। और वो जब गुरुजी के पास गई तो गुरुजी ने कहा कुछ नहीं होगा, तुम लंगर करो सब ठीक हो जाएगा। तो मैंने उसे पढ़कर अपने हस्बैंड से कहा कुछ नहीं होगा, मैं ठीक हो जाऊंगी। और ये बात मुझे गुरुजी ने सत्संग के माध्यम से बताया है। और जब कैलाश हॉस्पिटल में मेरा ईसीजी हुआ तो डॉक्टर शॉक में आ गए, कहा कि आपको तो कुछ भी नहीं है। और पूछने लगे कि भाई पहले ईसीजी में ऐसा क्यों आ रहा था, यहाँ तो कुछ भी नहीं आ रहा है। फिर भी उन्होंने मुझे अंडर ऑब्जर्वेशन रखने के लिए हार्ट केयर यूनिट में एक रात के लिए रख लिया। अगले दिन सुबह मॉर्निंग में डॉक्टर गंभीर आए और उन्होंने कहा कि हम लोग एंजियोग्राफी तो जरूर करेंगे ताकि हमें ये पता चल जाए कि हार्ट में कोई ट्रबल थी या नहीं, और अगर फिर से कभी कुछ होता है तो आपको भागकर नहीं आना पड़ेगा। और संगत जी डॉक्टर ने आगे कहा कि वैसे तो 90% कुछ भी नहीं है, सब कुछ ठीक है, लेकिन फिर भी हम एंजियोग्राफी करेंगे। तो मैंने कहा कि ठीक है, आप मुझे एंजियोग्राफी के लिए अंदर ले जाइए, लेकिन गुरुजी का स्वरूप मेरे साथ अंदर जाएगा और आप इस स्वरूप को मेरे पास से नहीं हटाएंगे। और डॉक्टर ने कहा ठीक है। उन्होंने एंजियोग्राफी की और फिर उन्होंने एंजियोग्राफी करने के बाद कहा कि कोई ब्लॉकेज नहीं है, सब कुछ ठीक है। और 5 मिनट के बाद मुझे वापस भेज दिया गया और करीब 1 महीने तक मेरी मेडिसिन चली और फिर उन्होंने कहा सब कुछ ठीक है, अब आपको मेडिकेशन की कोई जरूरत नहीं है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। सिर्फ मुझे गुरुजी ने ही बचाया है संगत जी, वरना ऐसा हो ही नहीं सकता था।
कि एक हॉस्पिटल में बताया गया है कि मुझे मैसिव हार्ट अटैक आया है और दूसरे हॉस्पिटल में कुछ आया ही नहीं। अब संगत जी 2019 में मेरी जो बीच वाली डॉटर है वो यूएस से मास्टर करके वापस भारत आ गई थी और 2019 नवंबर में ही उसकी शादी वहीं फिक्स हो गई थी। लड़का वहीं था, उसके पेरेंट्स भी वहीं थे और संगत जी हमने 2019 में ही फियांसी वीजा के लिए अप्लाई कर दिया था और ये जो फियांसी वीजा है वो के वीजा कहलाता है। अब संगत जी 2020 में लॉकडाउन आ गया, वो यहीं अटक गई, ना वीजा हुआ ना कुछ हुआ और इवन संगत जी हमारा वीजा भी एक्सपायर हो चुका था। अब हम में से कोई भी नहीं जा सकता था और हमें लगा कि अब पता नहीं क्या होगा, कितने दिन तक ये सब चलता रहेगा। अब 2020 पूरा निकल गया और 2021 आया और हमारे फूफाजी हैं जो जन्मपत्री देखते हैं। हालांकि हमने कभी उनसे पूछा नहीं था पर उन्होंने बच्चों की जन्मपत्री बचपन में देख रखी थी। तो अचानक से उनका फोन आया और पूछते हैं कि शादी का क्या सोच रहे हो तुम उसकी। तो मैंने कहा कि फूफाजी ऐसी ऐसी बात है और हम सोच रहे हैं कि किसी तरीके से इसकी शादी हो जाए अगर लॉकडाउन खुले तो कहने लगे उसकी अभी शादी नहीं हो सकती। अब फूफाजी ने पत्रिका में किसी प्लैनेट की पोजीशन बताई कि उसकी वजह से उसकी शादी 2023 में ही होगी। अब हम संगत जी बहुत घबरा गए कि इतनी लंबी एंगेजमेंट कैसे चलेगी जिसमें बच्चे एक दूसरे से मिल भी नहीं रहे हैं, जा भी नहीं रहे हैं और इतनी लॉन्ग डिस्टेंस पे ज्यादा बातें भी नहीं हो रही है। तब मैंने गुरुजी से अरदास की और कहा कि गुरुजी अब आपको ही देखना है और मैंने कहा कि गुरुजी अब हमारे हाथ में कुछ भी नहीं है, जो कुछ भी देखना है आपको ही देखना है। अब संगत जी मार्च 2021 में अचानक उसके पास फोन आता है के वीजा के लिए और कहा कि आप वीजा के लिए आ जाइए। फिर उसका इंटरव्यू हुआ और उसे फियांसी वीजा मिल गया और संगत जी जिस दिन उसको वीजा मिला उसके 2 दिन बाद ही वो काउंसलेट बंद हो गई। अब गुरुजी की कृपा से उसे वीजा तो मिल गया था पर वो सिर्फ 4 मंथ के लिए वैलिड था। अब संगत जी उस टाइम पर यहाँ पर जो प्रेसिडेंशियल प्रोक्लेमेशन था उसके हिसाब से के वीजा वाले नहीं जा सकते थे यूएस। अब हमें लगा संगत जी कि अब क्या होगा गुरुजी, परंतु वहाँ पर बाइडेन आया और उसने सब कुछ चेंजेस किए। अब उसके अकॉर्डिंग ये यूएस जा सकती थी। अब जब भी हम इसकी फ्लाइट बुक कराते उस समय पे एयर इंडिया की फ्लाइट चल रही थी और वो कहते कि हमारे पास इसके बारे में अभी तक कोई भी कंफर्मेशन नहीं है तो हमें नहीं पता और वो अभी नहीं जा सकती है। अब उसके बाद ये हुआ संगत जी कि जब तक उनके पास कंफर्मेशन आया, जब भी हम फ्लाइट करवाते इसकी फ्लाइट किसी न किसी रीजन से कैंसिल हो जाती थी। कभी एयर इंडिया खुद ही गड़बड़ कर देता था या फिर कभी कुछ और रीजन हो जाता था और हम बहुत कोशिश कर रहे थे इसकी फ्लाइट बुक करने की और मैं भी निकल गया और जून आ गया। अब 28 जून के आसपास हमारे नेफ्यू का सिंगापुर से फोन आया तो उसने कहा कि मामा मैंने फ्लाइट बुक करा दी है और इसकी जो फ्लाइट बुक हुई है वो 7 जुलाई की है। तो मेरे हस्बैंड कहने लगे कि अरे इतने दिन बाद, ये तो बहुत लंबा गैप है। और मैंने कहा कि नहीं 7 जुलाई बिल्कुल ठीक है और मैंने कहा कि वो बिल्कुल चली जाएगी और उस दिन गुरुजी का बर्थडे है और संगत पे जब भी कोई बहुत बड़ा कष्ट होता था गुरुजी अपने बर्थडे वाले दिन ही काटते थे। अब संगत जी वही हुआ, 7 को फ्लाइट ली उसने, 8 को पहुंची और 9 को हमने मैरिज के लिए अप्लाई किया और 10 जुलाई 2021 में उसकी शादी हो गई। हम लोग नहीं जा पाए पर वो वहां पहुंच गई थी और भगवान की कृपा से, गुरुजी महाराज की असीम कृपा से वो वहीं पर है और बहुत बहुत खुश हैं। अब संगत जी 2021 के नवंबर में यहाँ पर काफी डेंगू फैल रहा था और मुझे भी डेंगू हो गया और काफी तेज बुखार था और मेरी तबीयत बहुत खराब थी और मेरे प्लेटलेट्स काफी नीचे जा रहे थे। संगत जी यूट्यूब पे ना कभी कभी मैं सत्संग सुन लेती हूँ और उस दिन मैंने सत्संग चलाया जो कि 1 आवर का था और किसी डॉक्टर का था। अब वो सत्संग चलाकर संगत जी मैं सुनते सुनते सो गई। अब संगत जी 15 मिनट बाद मेरी आंख खुली और वो सत्संग चल रहा था और जहाँ से मैंने सुना वो लेडी डॉक्टर ये बता रही थी कि 2010 में ऐसे डेंगू फैला था और उन्हें डेंगू हो गया था और वो सर गंगाराम में एडमिटेड थी और डॉक्टर ने उनके हस्बैंड से कहा कि इनके पास 10-15 मिनट ही हैं, आप इनसे मिल लो। और ये भी कहा डॉक्टर ने कि इनको कोई भी नहीं बचा सकता क्योंकि प्लेटलेट्स बहुत डाउन हो गए हैं। और उस रात में उनके हस्बैंड के पास कोई आया हॉस्पिटल में और उन्होंने कहा कि अपनी वाइफ के पास ले चलो और जब वो अंदर लेके गए तो उन्होंने उनकी वाइफ से कहा जय गुरुजी जय गुरुजी जय गुरुजी 3 बार बोलो और जब उन्होंने बोला तो उसी टाइम से उनके प्लेटलेट्स बढ़ने लगे। और ये सत्संग सुनने के बाद मैंने भी जय गुरुजी जय गुरुजी जय गुरुजी 3 बार बोला और मैं फिर सो गई। और थोड़ी देर बाद जब मेरी फिर से नींद खुली और मुझे फील होने लगा कि मैं पहले से बेटर फील कर रही हूँ और मुझे ऐसा लगा कि मुझे दूसरे कमरे में जाना चाहिए और मैं उठी और जब मैं बराबर वाले कमरे में गई मुझे तब बहुत स्ट्रॉन्ग गुरुजी की फ्रेग्रेंस आई। और संगत जी इस पूरे 22 साल में मुझे आज तक गुरुजी की फ्रेग्रेंस नहीं आई थी। मैं गुरुजी के पास जाती थी, मत्था टेकती थी, लेकिन मुझे उनकी खुशबू कभी नहीं आई।
और फर्स्ट टाइम मुझे गुरुजी की खुशबू आई। और जब रात में हस्बैंड काम से वापस आए तो मैंने उन्हें कहा कि मैं कल से बिल्कुल ठीक हो जाऊंगी। और संगत जी फिर वही हुआ। अगले दिन से मेरे प्लेटलेट्स बढ़ने लगे और मैं बिल्कुल 2-3 दिन में ठीक हो गई। तो संगत जी मैंने ये रियलाइज करा कि जो हम सत्संग सुनते हैं, जो करते हैं, दोनों का भला होता है। सत्संग सुनने वाले का भी भला होता है, सत्संग करने वाले का भी भला होता है। और कहीं ना कहीं हमारी अपनी बातों का, अपने प्रश्नों का जवाब मिल ही जाता है। ऐसी संगत जी 2016 में मेरी बेटी वहां पर ग्रेजुएशन कर रही थी। उसे वहां पर स्किन की कोई प्रॉब्लम शुरू हो गई और हमें ऐसा लगा कि ये कुछ खराब चीज है। और वहां उसे डॉक्टर का अपॉइंटमेंट नहीं मिल रहा था। और यहाँ भी हमने एक डॉक्टर का अपॉइंटमेंट लेके वीडियो कॉल पे दिखाया तो उन्हें कुछ समझ में नहीं आ रहा था। और संगत जी मैं बहुत रो रही थी, बहुत परेशान थी कि क्या किया जाए। और फिर से संगत जी मैं लाइट ऑफ डिविनिटी खोलकर बैठी और मुझे एक लाइन दिखाई दी। हालांकि मैंने सत्संग पूरा नहीं पढ़ा था, बस वो लाइन दिखाई दी, नथिंग विल हैपन टू योर चाइल्ड। और मैंने तभी उसे फोन करके कहा कि तुझे कुछ भी नहीं होगा, गुरुजी ने कहा है। और फिर वही हुआ, उसे वहां पर डॉक्टर का अपॉइंटमेंट मिला जो कि बहुत मुश्किल है। और उन्होंने कहा कि कुछ भी घबराने की बात नहीं है, ये ऑइंटमेंट लगाने से ठीक हो जाएगा, कभी कभी स्किन ड्राई होती है तो हो जाता है। अब बस संगत जी हम रोज गुरुजी से उनकी असीम कृपा का, उनकी ब्लेसिंग्स का रोज शुक्राना करते रहते हैं। मांगने को कुछ भी नहीं होता है संगत जी, क्योंकि गुरुजी सब कुछ अपने आप ही करते चले जाते हैं। हाँ, सत्संग की मैंने एक इम्पोर्टेंस सीखी है कि गुरुजी सत्संग के माध्यम से बहुत सारी चीजें बता देते हैं।